सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू दिस ब्रांड न्यू वीडियो। तो फाइनली आज हम बात करने जा रहे हैं एडोबी इलस्ट्रेटर के बारे में। क्या आपको भी एडोबी इलस्ट्रेटर यूज करना है बट एवरीथिंग लुक्स सो कॉम्प्लिकेटेड? देन दिस वीडियो इज जस्ट फॉर यू, बिकॉज आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एवरीथिंग यू नीड टू नो व्हाइल यूजिंग एडोबी इलस्ट्रेटर। सो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बेसिकली एडोबी इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर यूज होता है, जिससे आप कई तरीके के लोगो डिजाइन, इवन इलस्ट्रेशंस भी बना सकते हैं। बट वेट, व्हाट इज वेक्टर? वेल, वेक्टर इज ए इमेज जो कि आपके नॉर्मल फोटो से बिल्कुल ही अलग होता है। बिकॉज वेक्टर में क्या होता है कि एक सेट ऑफ डेटा होता है, जिसकी वजह से आप उसको जितना भी चाहे उतना जूम इन कर सकते हो टिल देन इन्फिनिटी विदाउट लूजिंग एनी क्वालिटी। वहीं आप जो फोटो को जूम इन करते हो जो कि पिक्सल से बना होता है, वो एक लिमिटेड नंबर तक ही जूम हो सकता है, उसके बाद वो फोटो पिक्सेलेट होने लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, और मैं प्रेजेंट करता हूँ आपको अपनी स्क्रीन जहाँ पे आप सीखेंगे एडोबी इलस्ट्रेटर। ओके, सो हियर वी आर इन एडोबी इलस्ट्रेटर। सो यहाँ पे आपको अपना होम पेज देखने के लिए मिल जाएगा, जहाँ पे आपको कुछ प्रीसेट्स देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ पे आप अपने जो रिसेंट फाइल्स को है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो। बट यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बटन है वो है हमारा क्रिएट न्यू बटन। अगर आपको इलस्ट्रेटर के अंदर एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, उसके लिए आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर Ctrl+N प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पे क्रिएट न्यू बटन से भी क्लिक कर सकते हो। न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, या फिर आपको यहाँ पे कई सारे प्रीसेट्स भी देखने के लिए मिल जाएंगे, जिनको यूज करके आप एक अपना नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हो। बट सपोज अगर आपको एक कस्टम डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, या फिर आपके पास एक कस्टम साइज है, तो उसके लिए आप क्या करोगे? तो यहाँ पे आपको कई सारे सेटिंग्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि मैं एक एक करके बताऊंगा आपको। तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है हमारा प्रीसेट डिटेल्स। सो प्रीसेट डिटेल्स के लिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि अनटाइटल्ड 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। सो दिस इज बेसिकली योर प्रीसेट का नाम, जो कि आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है, तो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसको सिंपली चेंज करके इंस्टाग्राम पोस्ट कर देना है। ओके, इंस्टाग्राम। ओके, सो यहाँ पे आप उसके बाद देख सकते हो मुझे विड्थ एंड हाइट देने के लिए कह रहा है। सपोज अगर मुझे एक इंस्टाग्राम पोस्ट बनाना है जो कि मेरा 1080 बाई 1080 पिक्सल्स का होगा, तो मुझे यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जस्ट इसके विड्थ में 1080 एंड हाइट में 1080 पुट करना है। देन उसके बाद मुझे मेक श्योर करना है कि जो मेरा यूनिट है वो करेक्ट हो। सपोज मुझे पिक्सल्स के ऊपर काम करना है, तो यहाँ पे मैं पिक्सल्स के ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे आपको और भी कई सारे ऑप्शंस देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि आपको पॉइंट्स, पिकास एंड यहाँ पे इंचेस देखने के लिए मिल जाएगा। सपोज आप एक प्रिंट मीडिया के ऊपर काम कर रहे हो, यहाँ पे आपको रियल लाइफ में डायमेंशन पुट करने हैं, तो ये वो चीज़ आप यहाँ से कर सकते हो। सो देन यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन देखने के लिए मिल जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो अभी मैं एक स्क्वायर डॉक्यूमेंट के ऊपर काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ओरिएंटेशन उतना ज़्यादा मैटर नहीं करता, मैं इसको कुछ भी कर सकता हूँ, बिल्कुल भी यहाँ पे अलग नहीं होगा, इसीलिए यहाँ पे क्लिक भी नहीं हो रहा है। बट अगर आपको एक रेक्टेंगल के ऊपर काम करना है, सपोज आपको एक वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल के ऊपर काम करना है, तो वो यहाँ पे आप डिसाइड कर सकते हो। सो उसके बाद आपको यहाँ पे आर्टबोर्ड्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आर्टबोर्ड्स बेसिकली आप कैनवस होते हैं, जहाँ पे आप अपने फाइनल डिजाइन को बनाते हो। तो जैसे अगर मुझे एक इंस्टाग्राम स्लाइड्स क्रिएट करनी है, सपोज मुझे एक कैरोसेल क्रिएट करना है जो कि 9 स्लाइड्स का होगा या फिर 10 स्लाइड्स का होगा, तो मैं इसको यहाँ पे चेंज करके 10 या फिर 1 कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग। सो अभी के लिए मैं इसको 1 ही रखता हूँ। देन यहाँ पे हमें ब्लीड देखने के लिए मिल जाएगा। ये बेसिकली अभी आपके यूज़ में उतना ज़्यादा नहीं आएगा, बिकॉज ये प्रिंट मीडिया में काम आता है, या फिर आप अपनी गाइड को क्रिएट कर सकते हैं इसके ऊपर से। बट ये इतना ज़्यादा देखने वाली चीज़ है नहीं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज कलर मोड। सो सपोज अगर मुझे एक ऐसे डिज़ाइन के ऊपर काम करना है जो कि मेरा फाइनल में भी डिजिटल में ही दिखेगा, एंड ऑन द अदर हैंड मुझे एक ऐसे डिज़ाइन के ऊपर काम करना है जो कि मुझे एक प्रिंट मीडिया में यूज़ होगा फाइनल डिज़ाइन मेरा, तो यहाँ पे मैं उस हिसाब से कलर मोड को चेंज करूँगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे अभी एक इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहा हूँ, तो यहाँ पे ये जो इंस्टाग्राम पोस्ट है ये फाइनल में भी डिजिटल में ही दिखेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसको 8GB मोड में ही रहने दूँगा। बट अगर मुझे एक प्रिंट मीडिया में काम करना है, जैसे मुझे अगर एक पैम्पलेट बनाना है, तो उसको मुझे चेंज करके यहाँ पे CMYK करना पड़ेगा, तो इसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेना। देन यहाँ पे आपको ये रेस्टर इफेक्ट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसको आप यहाँ पे हाई पे रख सकते हो। अगर आपको हाई पे रखना है तो यहाँ पे आप अपने क्वालिटी के हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। अभी के लिए मैं इसको हाई पे ही रखूँगा। देन यहाँ पे आपको क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देना है, एंड देन यू गो। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा एक नया डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया है, जो कि मेरा डायमेंशन है 1080 बाई 1080। तो यहाँ पे आपको कई सारी चीज़ें, मैं जानता हूँ कंफ्यूजिंग देखने के लिए लग रहे होंगे, बट बिलीव मी, एक बार आप इन सब चीज़ों से यूज टू हो जाते हो तो आपको सारी चीज़ें ईजी लगने लगेंगी। ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कई सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी, जस्ट लाइक फाइल, एडिट, ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे आपको कुछ कलर्स देखने के लिए मिल जाएंगे, स्ट्रोक देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको टूल बार देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ पैनल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इन सब का जो अरेंजमेंट है इसको हम यहाँ पे वर्क स्पेस कहते हैं। सो यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर कुछ डिफॉल्ट वर्क स्पेस आपको पहले से देखने के लिए मिल जाते हैं। आप इन वर्क स्पेस को यहाँ से विंडो पर क्लिक करके वर्क स्पेस के अंदर जाके
इन सबको ब्राउज कर सकते हो। बट मैं यहाँ पे रिकमेंड यही करूँगा कि अगर आप जस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो आप एसेंशियल क्लासिक से स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ही अच्छा वर्क स्पेस है और इसके अंदर आप अपने अकॉर्डिंग चेंज। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं जो आपके ज़रूर काम आएगी। सपोज आपने इस प्रॉपर्टीज़ वाले पैनल को यहाँ पे क्लिक करके आपने डिलीट कर दिया, या फिर आपने इधर का कुछ और इधर उधर मूव कर दिया। सपोज आपने कुछ भी करके ख़राब कर दिया और अब आप परेशान हो कि मैं उसको इनेबल वापस से कैसे करूँ। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जस्ट आपको विंडो पे वापस से जाना है, वर्क स्पेस के अंदर जाना है। देन यहाँ पे इसको आप इजीली रीसेट कर सकते हो। जैसे मैंने रीसेट के ऊपर क्लिक किया, देन आप यहाँ पे देख सकते हो सारी चीज़ें पहले जैसी हो गई हैं। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम कई सारे टूल्स के बारे में। सो यहाँ पे टूल बार में आपको कई सारे अलग अलग टूल्स देखने के लिए मिल जाएंगे। सबसे पहला जो हमारा टूल है यहाँ पे हमारा सिलेक्शन टूल है। जैसे कि अपने नाम से डिफाइन कर रहा है, इससे हम ऑब्जेक्ट्स को आपस में सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लिया, ओके, अब मुझे इसको सिलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। मुझे अगर कई सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने हैं या फिर एक मात्र इसी को सिलेक्ट करना है तो मैं यहाँ पे इसको ड्रैग करके सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मैं सिलेक्शन टूल का ही यूज़ करके इसको मैं रिसाइज भी कर सकता हूँ अगर मुझे बड़ा करना है, छोटा करना है, या फिर अगर मुझे इसको रोटेट करना है, वो सब कुछ मैं सिलेक्शन टूल से ही कर सकता हूँ। देन हमारा जो नेक्स्ट टूल है वो है हमारा डायरेक्ट सिलेक्शन। सो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल इस मायने में इससे अलग है, जस्ट बिकॉज अगर मुझे इस पर्टिकुलर शेप के इस एंकर पॉइंट को सिलेक्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा, उसके लिए मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की हेल्प लूँगा। तो अगर मैंने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर शेप का मैं ये एंकर पॉइंट भी एडजस्ट कर सकता हूँ। सपोज मुझे इस एंकर पॉइंट को चेंज करके इधर करना है, इस एंकर पॉइंट को चेंज करके इधर करना है, या फिर इनको मुझे चेंज करके इधर करना है। जो भी आप करना चाहो वो आप यहाँ से ही कर सकते हैं। ओके, सो अब बात कर लेते हैं हम कुछ ड्राइंग टूल्स के बारे में। सो ड्राइंग टूल के लिए जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर टूल है पूरे इलस्ट्रेटर का, जिसको अगर आप मास्टर कर लेते हो तो आपने आधी चीज़ तो इलस्ट्रेटर में ऑलरेडी सीख ली, वो चीज़ है हमारा पेन। सो पेन टूल को यूज़ करने के लिए आपको जस्ट अपने कीबोर्ड के ऊपर P प्रेस करना है, या फिर आप यहाँ पे क्लिक करके भी पेन टूल को इनेबल कर सकते हो। पेन टूल को एक बार इनेबल करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, अलग अलग जगह पॉइंट्स क्लिक करने हैं जहाँ पे आप अपने एंकर पॉइंट्स रखना चाहते हो। सपोज मुझे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ एंड एक यहाँ अगर मुझे क्लिक करना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो अलग अलग मैं पेन टूल के ऑप्शंस को यूज़ करके शेप बना सकता हूँ। सो सपोज अगर मुझे इस पेन टूल से कर्व बनाने हैं तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पर मुझे पेन टूल पे अगेन क्लिक करना है। इसके बाद मैं एक पॉइंट को क्लिक करने के बाद राइट साइड वाले पॉइंट को या फिर जो भी आपका नेक्स्ट पॉइंट होगा उसको क्लिक करके आप यहाँ पे अपने पॉइंट को मत छोड़ना, और उसके बाद आपको ड्रैग करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो इसको क्लिक करके अगर मैं ड्रैग करता हूँ तो ये कर्व बनाता है। तो कर्व बनाने के बाद अगर आपको इसी पॉइंट पे चलना है तब तो ठीक है, बट अगर आपको इसके ऊपर दोबारा क्लिक करोगे एंकर को तो ये आपका जो पाथ है वो हट जाएगा। तो यहाँ पे आप इजीली इसको किसी भी पॉइंट पे रख सकते हो। सो सपोज अगर मुझे एक पर्टिकुलर कोई शेप बनाना है कर्व कर करके, जैसे कि मैं यहाँ पे एक ओवल शेप बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पेन टूल का यूज़ करके एक काइंड ऑफ ओवल शेप बना दिया। बट अगर मुझे सपोज एक पेन टूल को यूज़ करके एक स्क्वायर बनाना है तो वो भी मैं यहाँ पे बना सकता हूँ। स्क्वायर में एक रेक्टेंगल बन गया ऑब्वियसली। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने पेन टूल को यूज़ करके इतने सारे शेप्स क्रिएट कर लिए हैं। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको मेरी तरह ये गंदा सा सर्कल नहीं बनाना है, आपको एक रेगुलर सर्कल बनाना है या फिर आपको एक रेगुलर कोई शेप बनाना है तो वो आप कैसे करोगे। तो वो भी इलस्ट्रेटर के अंदर आप यहाँ पे क्लिक करके कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रेक्टेंगल टूल है जिसका शॉर्टकट यहाँ पे M शो कर रहा है। तो अगर आप अपने कीबोर्ड पे M प्रेस करते हो तो ये आपका हाईलाइट हो जाएगा। इसके बाद आप इसको ऊपर क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो जिससे आप एक रेक्टेंगल को बना पाओगे। तो अगर कोई और रेगुलर शेप बनाना है, जस्ट लाइक आपको सर्कल बनाना है या फिर कुछ और बनाना है, तो आपको कुछ नहीं करना है। इसके अंदर भी आपको कुछ ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आप इसके ऊपर हवर करके इसको राइट क्लिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको कई सारे और भी शेप्स देखने के लिए मिल जाएंगे, जस्ट लाइक यहाँ पे राउंड एंड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगन टूल है, स्टार टूल है, फ्लेयर टूल है, एक्सेट्रा। बहुत सारे कई सारे टूल्स हैं, आप इसको अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर लेना। और सपोज यहाँ पे अगर मुझे एलिप्स के ऊपर क्लिक करना है और एक एलिप्स बनाना है तो वो मैं यहाँ पर क्लिक करके एक अच्छा सा नाइस सा एलिप्स बना सकता हूँ। ओके, सो मैंने बात की थी एंकर पॉइंट की। तो एंकर पॉइंट बेसिकली क्या होता है कि ये जो शेप बने होते हैं इनके जो पाथ के जो कॉर्नर होते हैं, बेसिकली कॉर्नर पे नहीं होता, एंकर पॉइंट कहीं पे भी हो सकता है, और जहाँ पे भी एंकर पॉइंट होगा वहाँ से आप उस शेप को मॉडिफाई कर सकते हो। सपोज अगर मुझे इस पर्टिकुलर शेप का एंकर पॉइंट चेंज करना है, जैसे मुझे अगर इस पर्टिकुलर शेप का एंकर पॉइंट डिलीट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, वापस से मुझे डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पे क्लिक करना है। यहाँ पे मैं एंकर पॉइंट को हाईलाइट करूँगा, फिर मैं यहाँ पे डिलीट प्रेस कर दूंगा, तो यहाँ पे ये पर्टिकुलर एंकर पॉइंट डिलीट हो चुका है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं अगर मुझे और भी ज़्यादा इस शेप को एडिट करना है। सपोज मुझे इस पर्टिकुलर शेप को दो पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करना है, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है, या फिर आपको किसी भी तरीके से मतलब दो पार्ट में डिवाइड करना है। ओके, सो वो आप कैसे करोगे।
अगर डिवाइड करना है आपको तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, आपको सीजर टूल का यूज़ करना है। तो सीजर टूल यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पे जो इरेजर वाला अपना ऑप्शन है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। इसके अंदर आपको सीजर टूल देखने के लिए मिल जाएगा जिसका शॉर्टकट आपका सी है। सीजर टूल पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इसके जो पाथ है इनके ऊपर कुछ पॉइंट्स ऐड कर सकते हो, जैसे कि मुझे अगर यहाँ पे से इसको अलग करना है और नीचे को मुझे यहाँ से अलग करना, जैसे कि अभी मैंने बाहर क्लिक कर दिया तो ये कह रहा है कि आप एक सेगमेंट या फिर एक एंकर पॉइंट पे ही क्लिक कर सकते हो। तो मैं संभाल के इसके एक पाथ पर क्लिक करूंगा एंड देन यहाँ पे देख सकते हो कि ये मेरा पर्टिकुलर शेप 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है। ओके, सो इन सारी चीज़ों के बाद अगर आपको अपने लाइफ में रंग लाने हैं, मतलब आप अपनी लाइफ का रंग नहीं ला सकते हो दोस्तों, अगर आपको एक पर्टिकुलर शेप के अंदर रंग डालने हैं तो वो आप कैसे कर सकते हो। मतलब आपको अगर अपने शेप्स के ऊपर कलर फिल करना है या फिर आपके उसको स्ट्रोक को कलर फिल करना है तो वो आप कैसे करोगे। सो कलर फिल करने के लिए आप बेसिकली यहाँ पे इलस्ट्रेटर के अंदर फिल एंड स्ट्रोक के ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। अगर आपको सपोज मुझे इस पर्टिकुलर एलिप्स के अंदर सिलेक्ट करके कलर फिल करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, जस्ट यहाँ पे जो ये स्क्वायर दिख रहा है ये मेरा फिल करने का है और ये जो मेरा बाहर का स्ट्रोक दिख रहा है इसको अगर मैं चेंज करता हूँ तो ये मेरे स्ट्रोक का कलर होगा। सपोज इसके अंदर मुझे पिंक कलर फिल करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, बाहर के ऊपर एक बार क्लिक करना है, देन इसको डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे कलर अपना सिलेक्ट कर सकता हूँ। मुझे एक यहाँ पे पिंक कलर चाहिए तो पिंक कलर को मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, देन मुझे ओके प्रेस करना है, देन ईजिली यहाँ पे कलर फिल हो जाएगा। देन सपोज अगर मैं वियर्ड सा अभी तो डिज़ाइन बना रहा हूँ, डोंट जज माय डिज़ाइन प्लीज़, एंड यहाँ पे अगर मुझे इसके बाहर में इसकी आउटलाइन को ग्रीन करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो इसकी आउटलाइन को अगर मुझे ग्रीन करना है तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके स्ट्रोक के ऊपर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे मुझे ग्रीन कलर लेना है। मैं एक नाइस सा थोड़ा सा डार्क में चाहता हूँ इसको ख़राब ना करूँ बट फिर भी ट्राई करता हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे डार्क कलर ग्रीन ले लेता हूँ, ओके के ऊपर क्लिक किया मैंने यहाँ पे और यहाँ पे मेरा ग्रीन कलर का स्ट्रोक क्रिएट हो चुका है। अभी के लिए आपको ये बिल्कुल नहीं दिख रहा होगा, आई नो, बट ये यहाँ पे स्ट्रोक है और यहाँ पे अगर आपको स्ट्रोक को हाईलाइट करना है या फिर आपको इस स्ट्रोक के विड्थ को इंक्रीज करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो उसके लिए आपको इस शेप को हाईलाइट करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको स्ट्रोक के ऑप्शन पे जाना है और स्ट्रोक को यहाँ पे आप इंक्रीज कर सकते हो या फिर डिक्रीज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब लग रहा है आई नो, सो मैं इसको चेंज करके ये को ठीक कर देता हूँ, थोड़ा सा तो बेटर लगेगा। यस, इट्स काइंड ऑफ लुकिंग नाइस नाउ, बट ये मैं कुछ बना रही ना, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल टू यू, बहुत फालतू की बात। एंड अगर इसके बाद मुझे इसके ऊपर भी कोई कलर फिल करना है तो वो भी मैं सिंपली यहाँ से चेंज करके कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हो मैंने 2 शेप्स बहुत ही बेकार से बना दिए हैं और इसके बाद मैंने इनके अंदर कलर भी फिल कर दिया है। ओके, सो इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आप काम करते हो तो आपको बेसिकली लेयर्स के अंदर काम करना होता है। तो लेयर बेसिकली आपको, अगर नाम से ही आप इसको समझ पा रहे हो, तो लेयर बेसिकली एक इलस्ट्रेटर के अंदर अगर आपको काम करना है डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर तो आप लेयर्स को यूज़ करके कर सकते हो। सो लेयर्स बेसिकली अपने नाम से बता रहे हैं, ये अलग अलग टाइप की लेयर्स होती हैं जो कि आपको इलस्ट्रेटर के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगी। ओके, अगर मुझे इस पर्टिकुलर शेप को ऊपर रखना है या फिर इस पर्टिकुलर शेप को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, कैसे भी तरीके से अरेंज करना है, मैं लेयर्स पैनल को यूज़ करके कर सकता हूँ। लेयर्स पैनल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलता है तो आपको कुछ नहीं करना है, जस्ट आपको विंडो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको लेयर देखने के लिए मिल जाएगा। या फिर आपके पास एक और ऑप्शन है, आप F7 भी क्लिक कर सकते हो, इससे आपके लेयर पैनल को इनेबल कर पाओगे। इसके बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा एक अपना लेयर जो कि डिफ़ॉल्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको एक लेयर 1 देखने के लिए मिलेगा जिसके अंदर आपके ये सारे शेप्स रहेंगे। सो अगर आप इसके साथ एक और नया लेयर क्रिएट करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे प्लस के ऊपर क्लिक कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने प्लस के ऊपर क्लिक किया, मेरा एक नया लेयर क्रिएट हो गया। और इसके बाद अगर मुझे इस पर्टिकुलर शेप को लेयर 2 के अंदर ट्रांसफर करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके ड्रॉप डाउन मेनू में जाना है जहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे ये दोनों रेक्टेंगल और इलिप्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो मुझे कुछ नहीं करना है कि इस एलिप्स को मुझे क्लिक करके ड्रैग करके लेयर 2 के अंदर डाल देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये लेयर 2 के अंदर चला गया है। ओके, सो अब एक और मैं छोटी सी ट्रिक आपको बताना चाहता हूँ कि सपोज अगर आपका लेयर पैनल बन राइट और आप एक मल्टीपल लेयर्स के ऊपर काम कर रहे हो और आपको एक पर्टिकुलर शेप को देख के ही सिर्फ बताना है कि ये किस लेयर में, तो वो आप कैसे करोगे। वेल बेसिकली आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, उस पर्टिकुलर लेयर क्लिक करना है। तो इसके बगल में आपको जो ये हैंडल्स देखने के लिए मिल जाएंगे, इनके कलर से आप देख के बता सकते हो कि ये कौन से लेयर के हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो ये पर्टिकुलर जो इसका हैंडल है ये रेड कलर का है, तो रेड कलर का जो लेयर है वो लेयर 2 है हमारा। और इसके ऊपर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो इसके जो हैंडल्स हैं वो ब्लू है। जैसे कि अगर मैं वापस इसको ट्रांसफर करता हूँ लेयर 1 के अंदर तो इसके ऊपर का जो हैंडल आप देख सकते हो वापस से ये ब्लू हो चुका है।
तो इसी तरीके से अगर आप एक नया लेयर क्रिएट करते हो और इसके अंदर इस एलिप्स को डाल देते हो तो इसका जो हैंडल का कलर है वो ग्रीन हो जाएगा। ओके, देन यहाँ पे हमने लेयर्स भी कंप्लीट कर लिया। अब बारी आती है हमें अलाइनमेंट। सपोज अगर मुझे इस पर्टिकुलर लेयर को या फिर इस शेप को मुझे अलाइन करना है इस आर्टबोर्ड के अकॉर्डिंग, तो वो मैं कैसे करूँगा। तो मुझे कुछ नहीं करना है। अगर मेरा ये शेप यहाँ पड़ा है, ये शेप यहाँ पड़ा है, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इससे मुझे उस पर्टिकुलर शेप को हाईलाइट करना है। जैसे अगर मुझे इस एलिप्स को बीच में करना है, बिल्कुल ही मुझे प्रिसाइजली इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली सेंटर में अलाइन करना है, तो उसके लिए मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है। देन यहाँ पे मैं अलाइन टैब को यूज़ करके हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में को अलाइन कर सकता हूँ। देन अगर मुझको इसको इस शेप के अकॉर्डिंग अगर अलाइन करना है, जैसे कि अगर मुझे इस आर्टबोर्ड के ऊपर नहीं अलाइन करना है, इन दोनों को आपस में एक दूसरे के अकॉर्डिंग अलाइन करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। मुझे कुछ नहीं करना है, अपने शेप को आपस में सेलेक्ट करना है। देन यहाँ पे मैं इसके सिलेक्शन को चेंज करके सिलेक्शन के अकॉर्डिंग कर दूंगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, अभी तक ये अलाइन टू आर्टबोर्ड था, तो अगर मैं इसको अलाइन टू सिलेक्शन कर देता हूँ और इसके बाद अगर मैं इसको वर्टिकली अलाइन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आपस में हॉरिजॉन्टली अलाइन हो चुका है। सॉरी, मैंने वर्टिकली बोल दिया था, मैं क्या। ओके, सो बहुत सारे लोगों को मैंने ये चीज़ें देखी हैं मिस्टेक करते हुए कि जैसे कि अगर वो पर्टिकुलर कोई शेप, बेसिकली शेप में तो इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, बट अगर कोई पर्टिकुलर इमेज होती है तो वो उसको जब भी एक्सपैंड करते हैं या फिर उसको रीसाइज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो वो उसका रेशियो खराब कर देते हैं। जैसे कि सपोज अगर मुझे इस सर्कल को, अभी ये बिल्कुल ही परफेक्ट सर्कल हो रखा है, अगर इस सर्कल को मुझे रेशियो मेंटेन करते हुए अगर इसको ट्रांसफॉर्म करना है, इसको स्केल अप करना है, राइट, तो लोगों को मैंने देखा है कि इसके ऊपर हैंडल्स के ऊपर क्लिक करके ये लोग डायरेक्ट अगर ऐसे करके करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका जो रेशियो है वो तो चेंज हो ही जाएगा। तो अगर आपको इसका रेशियो मेंटेन करके करना है तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, वापस से आप कंट्रोल सी करिए, बिकॉज अपनी मिस्टेक्स पे आप इलस्ट्रेटर के अंदर ही कंट्रोल सी कर सकते हो, रियल लाइफ में तो होता नहीं है। ओके, सो यहाँ पे अगर आपको इसको रीसाइज करना है इसका रेशियो मेंटेन करते हुए, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसके हैंडल पे ऊपर क्लिक करना है। देन आपको शिफ्ट प्रेस करना है और शिफ्ट को होल्ड किए रहना है। मैंने इसको अगर आप यहाँ से ड्रैग करोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका रेशियो मेंटेन होके कर रहा है और देख सकते हो ये कितना अच्छे से हो पा रहा है। पता नहीं लोग बिना शिफ्ट किए क्यों कर देते हैं, बट अब से शिफ्ट यूज़ करके करना। उसी तरीके से आप इस शेप को भी शिफ्ट यूज़ करके इसका रेशियो मेंटेन करते हुए इसकी साइज़ को छोटा या फिर बड़ा कर सकते हो। ओके, अगर मुझे इसको पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। सो ट्रांसफॉर्म के लिए मैंने तो आपको यहाँ पे देख के बता दिया कि ओके, सो हियर कम्स माय फेवरेट पार्ट। आई लव टाइपोग्राफी। आप लोग मेरे डिज़ाइंस को भी देख के बता पाओगे कि मुझे टाइपोग्राफी कितना ज़्यादा पसंद है। सो टाइपोग्राफी भी बहुत ही ज़्यादा इलस्ट्रेटर के अंदर यूज़ होती है। तो अगर आपको भी टाइपोग्राफी यूज़ करनी है या फिर आपको बेसिकली टेक्स्ट ऐड करना है, तो टेक्स्ट ऐड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे आपको टेक्स्ट टूल देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि आप टी प्रेस करके इनेबल कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे टी के ऊपर क्लिक करके, ये हमारा टेक्स्ट टूल है, इसको क्लिक करके कर सकते हो। तो इसके बाद हमें दो ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। अगर मुझे सिंपल एक टेक्स्ट क्रिएट करना है तो मैं यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्लिक करके टेक्स्ट क्रिएट कर सकता हूँ। बट अगर मुझे एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, जैसे कि अगर मैं इसको डिलीट कर दूँ और मुझे एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक साइज का बॉक्स चाहिए, तो वो मैं कैसे करूँगा। मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे टी प्रेस करके यहाँ पे मैं इसको क्लिक करके ड्रैग कर दूंगा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे मेरे पास एक टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट हो जाता है। सो अभी के लिए मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं टी के ऊपर क्लिक करूँगा अपने कीबोर्ड के ऊपर, देन मैं यहाँ पे भी क्लिक करके कर सकता हूँ। फिर मुझे बीच में क्लिक करना है जिससे मैं टेक्स्ट टूल को इनेबल कर पाऊँ। उसके बाद मुझे यहाँ पे कुछ भी लिख देना है। सपोज इफ आई पुट डिज़ाइन है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टेक्स्ट क्रिएट हो चुका है। डिफ़ॉल्ट में ये ऐसा ही क्रिएट करेगा, बट इफ़ यू वांट टू रीसाइज इट, शिफ्ट प्रेस करके करना। शिफ्ट प्रेस करके करने के बाद आप यहाँ पे इसको रीसाइज कर सकते हो बड़े साइज़ में, और इसको रीसाइज करने के बाद मैं इसको मिडिल में अलाइन कर देता हूँ, राइट। सो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट तो क्रिएट कर लिया। सपोज मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा। फॉन्ट चेंज करने के लिए आपको उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, देन यहाँ पे आप कैरेक्टर के ऊपर जाके इसके फॉन्ट को चेंज कर सकते हो। सपोज मुझे अपना फेवरेट फॉन्ट जो कि मैं यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ वो यूज़ करना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसके ड्रॉप डाउन मेन्यू में जाकर अपना फेवरेट फॉन्ट सर्च कर लेना है। यहाँ पे मैं अगर पर्टिकुलर ये वाला फॉन्ट यूज़ करना चाहता हूँ तो यहाँ पे मैं क्लिक कर लूँगा। ये फॉन्ट मेरा यहाँ पे अप्लाई हो चुका है, तो यहाँ पे वापस से मैं इसको अलाइन कर लूँगा। आर्टबोर्ड के ऊपर सेंटर, अलाइन, मिडिल पूरा तरीके से अलाइन हो चुका है। और यहाँ पे मैं इसके टेक्स्ट के साइज़ को भी यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। सपोज मुझे इसको 150 करेक्ट करना है तो मैं यहाँ से कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे पैराग्राफ्स चेंज करने के लिए देखने के लिए मिल जाएंगे, इसको मिडिल, लेफ्ट या फिर जो भी मैं पैराग्राफ्स चाहूँ उसको चेंज कर सकता हूँ। ओके, फॉर द समरी
ओके, अब समरी के लिए मैं एक क्विक डिज़ाइन बनाता हूँ जो कि मैंने आपको अब तक जो भी चीज़ें बताई उन चीज़ों को यूज़ करके बनाऊँगा। सो सपोज़ अगर मुझे एक डिज़ाइन का एक पोस्टर बनाना है, मैं एक बेसिक सा पोस्टर बना रहा हूँ, और अगर मुझे एक टेक्स्ट यूज़ करके और कुछ शेप्स यूज़ करके बनाना है तो वो मैं कैसे करूँगा। सपोज़ अगर मैं इस डिज़ाइन के ऊपर क्लिक करके मुझे इसका कलर चेंज करना है तो मैं वापस इसका फिल का कलर डबल क्लिक करके वाइट कर दूँगा। उसके बाद अभी के लिए तो ये आपको विजिबल नहीं हो रहा है बिकॉज़ इसका बैकग्राउंड भी वाइट है, तो मैं इसके लिए एक स्क्वायर टूल लूँगा, स्क्वायर टूल नहीं सॉरी एक रेक्टेंगल टूल लूँगा। रेक्टेंगल टूल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, और अगर मुझको इसके शेप को इवन रखना है तो मैं इसको शिफ्ट प्रेस करूँगा। शिफ्ट प्रेस करने के बाद यहाँ पे मैं इसको अपना शेप क्रिएट कर सकता हूँ। देन मैं शेप का कलर चेंज करके इसको ब्लैक कर देता हूँ। ओके, सो यहाँ पे मैंने बताया था इसके बाद लेयर्स का यूज़ करना है मुझे। लेयर्स को यूज़ करके मुझे इसको बैक में फॉरवर्ड करना है। सपोज़ मैं एक ही लेयर के अंदर 2 ऑब्जेक्ट्स रखा हूँ और उन दोनों ऑब्जेक्ट्स को मुझे यहाँ पे मैनुअली जाके नहीं करना, तो वो मैं कैसे करूँगा। सपोज़ यहाँ पे इस रेक्टेंगल को मुझे पीछे भेजना है तो यहाँ पे मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, अरेंज के ऊपर क्लिक करूँगा और मैं इसको सेंड टू बैक कर सकता हूँ। यहाँ पे मैं अलग से एक लेयर के ऊपर भी क्लिक करके या फिर एक नया लेयर क्रिएट करके भी ये चीज़ें कर सकता हूँ, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट इसको राइट क्लिक करके सेंड टू बैक भी कर सकता हूँ। इसके यहाँ पे आपको शॉर्टकट कीज़ भी देखने के लिए मिल जाएंगे जो कि आप यूज़ कर सकते हो। सपोज़ यहाँ पे मैंने टेक्स्ट रख दिया, यहाँ पे इसका बैकग्राउंड ब्लैक रख दिया। अब मुझे एक सर्कल क्रिएट करना है तो मैं सर्कल के लिए इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा, एलिप्स टूल पे लूँगा, मैं शिफ्ट प्रेस करके सर्कल लूँगा, जो कि मैं सर्कल का कलर यहाँ पे वाइट करना चाहता हूँ। जैसे मैंने वाइट सर्कल यहाँ पे ले लिया। और इसके बाद अगर मुझे एक ऑब्जेक्ट को डुप्लीकेट करना है तो डुप्लीकेट का मैंने आई थिंक मिस कर दिया। डुप्लीकेट करने के लिए आपको यहाँ पे Ctrl+C Ctrl+V प्रेस करना है। ये आपका हो गया कन्वेंशनल तरीका, बट नए तरीके से अगर आपको अपना टाइम सेव करना है और आपको जल्दी से कोई भी ऑब्जेक्ट डुप्लीकेट करना है तो वो आप कैसे कर सकते हो। तो उस ऑब्जेक्ट को आपको पर्टिकुलरली उस के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड के ऊपर ऑल्ट होल्ड करे रहना है। ऑल्ट होल्ड करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो इसका जो कर्सर है वो चेंज हो चुका है, अभी डबल कर्सर हो चुका है। तो इससे क्या होगा कि अगर आप इसके ऊपर ड्रैग करके यहाँ पे इसको मूव करोगे तो यहाँ पे एक इसी चीज़ का डुप्लीकेट बन जाएगा। तो इसको मैं यहाँ पे अलाइन कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। देन मैं इसमें और भी कई सारे इसके डुप्लीकेट्स बनाऊंगा। ओके, फॉर नाउ अभी के लिए मैं एक ऐसा बेसिक सा ही पोस्टर बना के अपना फाइनलाइज करना चाहता हूँ। तो इस पर्टिकुलर को मुझे सेव करना है, जैसे कि अगर मुझे इसकी प्रोजेक्ट फाइल सेव करनी है तो उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करना है, मुझे सेव एज पे जाना है। देन मैं इस पर्टिकुलर AI फाइल को, बेसिकली जो एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल होती है उसका जो एक्सटेंशन होता है वो होता है AI.ai। तो .ai के अकॉर्डिंग मुझे इसको चेंज करके यहाँ पे अपना फाइल नेम सिलेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे इसको ऊपर क्लिक करना है डिज़ाइन पोस्टर, इस नाम से अगर मुझे इस पर्टिकुलर फाइल को सेव करना है तो मुझे इसको रीनेम कर देना है। देन आई जस्ट हैव टू प्रेस एंटर, या फिर मैं इसको सेव के ऊपर क्लिक कर सकता हूँ। ये मेरा पर्टिकुलर फाइल सेव हो जाएगा। सेव करने से पहले ये एक बार आपसे कुछ सेटिंग्स चेंज करने के लिए बोलता है, जैसे कि आपको ये PDF कंपैटिबल बनाना है, 100% फॉन्ट्स रखने हैं, और मतलब और भी कई सारे सेटिंग्स हैं। आपको इसको चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ओके। और ये मेरी एडोबी इलस्ट्रेटर की फाइल सेव हो चुकी है। ओके, सो अब बात कर लेते हैं अगर मुझे इस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को यानी इस पर्टिकुलर आर्टवर्क को एक्सपोर्ट करना है तो वो मैं कैसे करूँगा। तो एक्सपोर्ट करने के लिए आपको वापस से फाइल के अंदर जाना है, एक्सपोर्ट के अंदर जाना है, फिर आपको एक्सपोर्ट एज के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको एक नया पैनल देखने के लिए मिल जाएगा जिसके अंदर आप अपने डिज़ाइन पोस्टर को कर सकते हो। जैसे कि अगर मैंने इसका नाम डिज़ाइन पोस्टर ही रख दिया, डिज़ाइन की स्पेलिंग आई थिंक मैंने डिज़ाइन सही लिखी है। देन अगर मुझे सेव टाइप एज, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। अगर मुझे इस पर्टिकुलर आर्टवर्क को PNG में सेव करना है या फिर JPEG में सेव करना है या फिर किसी भी और एक्सटेंशन में मुझे अगर यहाँ पे सेव करना है तो मुझे यहाँ पे इसको क्लिक करके चेंज करना पड़ेगा। जहाँ पे अगर मैं इसको क्लिक करके JPEG या फिर PNG में सपोज अगर मैं इसको करना चाहूँ तो PNG पे क्लिक करके मैं यहाँ पे एक्सपोर्ट पे क्लिक कर दूंगा। देन यहाँ पे एक और पैनल हमें देखने के लिए मिलेगा जिसमें के अंदर हमें पूछेगा इसका रेजोल्यूशन। तो रेजोल्यूशन में हमेशा इसको हाई पे रखा हूँ बिकॉज मैं इसको डिजिटल मीडिया में यूज़ करूँगा, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं है। देन यहाँ पे इसका बैकग्राउंड कलर मुझसे पूछेगा तो इसको मैं यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कर सकता हूँ या फिर इसको वाइट या ब्लैक कर सकता हूँ। तो बेसिकली PNG में क्या होता है कि आप एक पर्टिकुलर सेट ऑफ सपोज एक शेप है या फिर कोई भी अनइवन सी चीज़ है जिसको आप बैकग्राउंड के साथ नहीं एक्सपोर्ट करना चाहते हो, सिर्फ उस पर्टिकुलर शेप को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आप PNG यूज़ करके कर सकते हो। जैसे कि अभी मैंने इसके बैकग्राउंड में एक शेप बना दिया है स्क्वायर का एज अ बैकग्राउंड, तो अभी के लिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट पे भी रखूंगा तो ये बिल्कुल ही पूरा का पूरा आर्टवर्क मेरा सेव कर देगा। बट अगर मैंने एक पर्टिकुलर सिर्फ शेप बनाया और इसके पीछे मैंने कुछ भी नहीं रखा है तो मैं इसको अगर ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करके एक्सपोर्ट करूंगा
तो वो बस एक शेप को एक्सपोर्ट करेगा। सो अभी के लिए आप इसको किसी चीज़ के भी ऊपर कर सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा कि ट्रांसपेरेंट पे ही रखो। हो सकता है कि अगर आपने कुछ स्पेसिंग छोड़ी होगी अपने आर्ट वर्क में, तो वाइट पर क्लिक करोगे तो आपको वाइट बॉर्डर बन सकता है, ब्लैक पे ब्लैक बॉर्डर बन सकता है। तो अभी के लिए मैं इसको ट्रांसपेरेंट पे रख के आई जस्ट हैव टू क्लिक ऑन ओके एंड देयर यू गो। यहाँ पे हमारी पूरी की पूरी जो आर्ट वर्क है वो सेव हो चुकी है। ओके, सो दैट इज अ रैप गाइस। आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो हम लोग एक डिज़ाइन के ऊपर भी काम करेंगे। काफ़ी ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग सा डिज़ाइन होगा जो कि हम एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर ही यूज़ करेंगे। सो एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जो भी मैंने आज कई सारे टूल्स के बारे में बताया, उन सब चीज़ों को यूज़ करके हम एक नया डिज़ाइन क्रिएट करेंगे। So stay tuned to the channel for that video, and till then, bye bye, take care.